हेलो फ्रेंड, नैतिक एस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। यूनिट 2 से हम लोग स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को विगत 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के संदर्भ में जो भी राजनीतिक विचारकों ने अपने विचार दिए हैं, उन्हीं विचारकों के विचारों को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा के समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार को पढ़ें। आज हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के समर्थक के रूप में हेरोल्ड जे लॉस्की को पढ़ेंगे और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में टी.एच. ग्रीन को पढ़ेंगे। इन 2 महत्वपूर्ण विचारकों को विचार पढ़ने के बाद फिर आगे भी बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने अपने विचार को इस पे दिया है और उनको हम लोग पढ़ेंगे, जो परीक्षाओं से संबंधित उपयोगी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता में हेरोल्ड जे लॉस्की का क्या विचार रहा है। हेरोल्ड जे लॉस्की, हेरोल्ड जे लॉस्की हेरोल्ड जे लॉस्की ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। स्वतंत्रता के समर्थक हैं। हेरोल्ड जे लॉस्की ने, चूंकि हम लोग को ये पता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता किसको कहा जाता है, हेरोल्ड जे लॉस्की ने अपने शुरुआती चिंतन में बहुत जोर तोड़ से नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को समर्थन किया और उसका प्रबल जो है व्याख्या किया। बाद के दिनों में उसने बाद में जो है जो सकारात्मक अवधारणा है, इस चीज़ को भी उसने स्वीकार किया। लेकिन फिलहाल हम लोग नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में ही हेरोल्ड जे लॉस्की को पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंत में के विचारों में इसकी कुछ सकारात्मक अवधारणाएं भी आ जाती हैं। अभी क्या है, जो हेरोल्ड जे लॉस्की हैं, अपने जितने भी स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं, इन्होंने अपनी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों में रखा। इस पुस्तक का नाम है, पहला है जो इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक में पहला है अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1918 में। 1918 में जो दूसरी इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो 1929 की है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, ये है 1930 की। लॉस्की ने अपनी इन सारे विचारों को इन 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों में रखा है। ये तीनों पुस्तकें आपसे पूछे जाते हैं और प्रकाशन भी पूछे जाएंगे, किताब दे दिए जाएंगे और किताबों के जो क्रम हैं वह लगाने की दे दी जाएगी कि इनका प्रकाशन किस क्रम में लगा है, इसको आपको बताना है। तो प्रकाशन ईयर, चूँकि नेट और JRF वाले प्रश्न में ज़्यादातर इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, और इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। प्रकाशन, किताब याद हो जाता है लेकिन प्रकाशन से पूछ देता है, तो याद रहने के बावजूद यदि प्रकाशन हमको नहीं समझ में नहीं याद है तो शायद हम प्रश्न का आंसर गलत कर देंगे। तो इसलिए साथ साथ में प्रकाशन भी देखा जाए, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ देखा जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं भी देखा जाएगा। इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लॉस्की एक ऐसा विचारक है जिसने शुरुआती दौर में, विशेषकर इसमें अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, ये जो पुस्तक है, इसी में इसने नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वीकार किया। बाद में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, इसमें जो है जब ये स्वतंत्रता को समानता के अर्थ में
व्याख्या करने लगा तो इसने थोड़ी थोड़ी सकारात्मक अवधारणा जो है स्वतंत्रता की उसको स्वीकार करता है। एक बार पुनः हम लोग इस बात को चर्चा कर लें कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है और सकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें अंतर यह है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं उन लोगों ने स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव और मनुष्य द्वारा मनमानी करने की आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार काम करने की आज़ादी। और सकारात्मक स्वतंत्रता में यह है कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वह उचित प्रतिबंधों के उपस्थिति में ही संभव हो सकती है। और कहीं ना कहीं सकारात्मक स्वतंत्रता के लोग समानता को स्वीकार करते हैं, समाज के संदर्भ में स्वतंत्रता को व्याख्या करते हैं। तो इस अर्थ में स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा है। अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1918 शुरुआती दौर में लास्की ने भी कहा कि जो आज़ादी है, जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है अनुचित प्रतिबंधों का अभाव। स्वतंत्रता का मतलब है अनुचित प्रतिबंधों का अभाव। लास्की ने कहा कि स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है, तो स्वतंत्रता का तात्पर्य है, स्वतंत्रता का तात्पर्य अनुचित प्रतिबंधों का अभाव, अनुचित प्रतिबंधों का अभाव, अनुचित प्रतिबंधों का अभाव, यही स्वतंत्रता है। साफ शब्दों में ये अनुचित प्रतिबंध, यह जो है यदि इस तरीके की व्यवस्था दी जाती है, अनुचित प्रतिबंधों के अभाव को ही स्वतंत्रता कहा जा सकता है, अन्यथा उसे स्वतंत्रता हम नहीं कहेंगे। और इस बात की व्याख्या इसने अपने शुरुआती पुस्तक जो 1918 की अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट में कहा। इसी स्वतंत्रता की संकल्पना में इसने 3 प्रकार की स्वतंत्रता की कल्पना किया है। पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता। आपसे प्रश्न यही पूछेगा किस हेरोल्ड जेलास्की के अनुसार स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं, तो 3 प्रकार ये रहेंगे, एक प्रकार छिपा दिए रहेंगे, दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता को रख दिया जाएगा, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, सामाजिक स्वतंत्रता को दे देगा। तो आपको यही जानना है कि इसने जो है 3 ही प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है और आर्थिक स्वतंत्रता है। अब हम लोग को ये जानना है कि इन तीनों स्वतंत्रता में इंपॉर्टेंस किसको ज़्यादा देता है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में जो हेरोल्ड लास्की है वह आर्थिक स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। अभी हम लोग आएंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता किसको कहते हैं, पहले इसको ये जानना है कि इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता लास्की के अनुसार क्या है, तो आर्थिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है इन तीनों की तुलना में। अब हम लोग ये जाने कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब यह है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जीने की जो क्षमता है, जो स्थिति है, उसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जी लेने की जो स्थिति है वही है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति को जिंदगी अपनी इच्छा अनुसार जीना, ठीक है, यह आज़ादी का मूल मंत्र है, यही स्वतंत्रता का मूल मंत्र है, वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमको पता चल गया। इसके बाद से क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि राज्य के मामलों में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की शक्ति, राज्य के मामलों में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की जो शक्ति है उसे ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं।
अब राज्य के मामले क्या क्या हो सकते हैं? राज्य के बहुत सारे मामले हो सकते हैं। राज्य कानून बनाता है, राज्य सुरक्षा देता है। तो इन सारे राज्य की गतिविधियों में यदि व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित है तो निश्चित तौर से वह राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है उसको। तो राजनीतिक स्वतंत्रता यह हो गया। अब आते हैं हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता में। आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व इसने ये बताया कि मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार रोजी रोटी कमाने की आज़ादी ही क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता है। मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार रोजी रोटी कमाने की जो आज़ादी है उसको हम आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखते हैं। योग्यता का निर्धारण क्या होगा? मनुष्य अपनी योग्यता का निर्धारक स्वतः होता है। उसे ये पता होता है कि हम कौन सी आर्थिक गतिविधियों को कर सकते हैं, किन आर्थिक गतिविधियों को हम नहीं कर सकते हैं। तो जो अपनी उसकी योग्यता है उसके अनुसार वो आर्थिक गतिविधियों को करता है और उस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहें कि आर्थिक स्वतंत्रता उसे मिल रही है। अब इस आर्थिक स्वतंत्रता में उसने दो बातों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसमें क्या दिया है कि आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य को आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा, और दूसरी बात, उद्योग में लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। उद्योग में लोकतंत्र की स्थापना, उद्योग में लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। उद्योग में लोकतंत्र की स्थापना। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। योग्यता के अनुसार यदि उसे रोजी रोजगार अपनाने की आज़ादी है तो उसमें किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी प्रकार की कोई असुरक्षा का भाव ना हो, वह उसके अनुसार कर सकता है। यहाँ जो आर्थिक सुरक्षा की जब बात करता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति की इच्छा नहीं बल्कि राज्य के किसी न किसी सहयोग की अपेक्षा रखता है कि राज्य ऐसा सहयोग करे व्यक्ति को वह उसकी आर्थिक जो है सुरक्षा सुनिश्चित रहे, वह आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यही आर्थिक सुरक्षा है। दूसरा है उद्योग में लोकतंत्र की स्थापना। अब उद्योग में लोकतंत्र की क्या स्थापना, क्या मतलब है? स्वतंत्रता की कल्पना किसी 2, 4, 5, 10 व्यक्ति की स्वतंत्रता से नहीं है, बल्कि उस राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। अब इसमें क्या है कि जैसे उद्योग और धंधे हैं, आर्थिक गतिविधियों पे मात्र थोड़े से लोगों का नियंत्रण हो जाए या आर्थिक शक्तियाँ या आर्थिक संसाधन थोड़े से लोगों के हाथों में के नियंत्रण में आ जाए या स्वामित्व में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्ति क्या होंगे? स्वतंत्रता, आर्थिक गतिविधियों की स्वतंत्रता में वो पीछे छट जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। इन सब चीज़ों से हटने के लिए वो उद्योग में लोकतंत्र की बात करता है कि उद्योग ऐसे हों जो सभी नागरिकों की ये संभावना और अवसर मिल सके कि आर्थिक संसाधन उनके पास भी हो और वो आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी की महसूस न करें, और लोगों का, कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक गतिविधियां सिमटे ना, आर्थिक गतिविधियां उन कुछ ही लोगों के हाथों में स्वामित्व का आधार न बन जाए। इसी कारण उसने उद्योग में लोकतंत्र की बात करता है। आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में माना, क्योंकि यहीं से व्यक्ति की जीवन या व्यक्तित्व के विकास का निर्माण होता है। यदि आर्थिक संसाधनों में व्यक्ति की आज़ादी नहीं है और उसे संसाधनों से वंचित रखा जाता है तो कानून के माध्यम से राज्य या किसी अन्य प्रकार की सहयोग के माध्यम से राज्य व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। ठीक है, वह उस व्यक्ति की आज़ादी की बात तो कानून के माध्यम से कर सकता है, लेकिन धरातल के स्तर पे, हकीकत के स्तर पे वह व्यक्ति उस स्वतंत्रता का एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह आर्थिक संसाधनों से विपन्न है। यदि वो आर्थिक संसाधनों से संपन्न है, आर्थिक संसाधनों से सबल है, तो निश्चित तौर से कानून के अभाव में भी, राज्य के सहयोग के अभाव में भी वह अपने आज़ादी को सही तरीके से उपयोग कर सकता है। यही सब धारणा रही हेरोल्ड जेलॉस्की की स्वतंत्रता के संदर्भ में। और एक बात इसने लास्ट में यह भी कहा कि हम स्वतंत्रता की कल्पना जो है समानता के अभाव में नहीं कर सकते हैं।
जब वह स्वतंत्रता की बात समानता के अर्थ में करता है तो निश्चित तौर से यह बात सामने आ जाती है कि समानता का मतलब यह है कि मनुष्य अपने आज़ादी का उपयोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को बिना डिस्टर्बेंस किए इसका उपयोग करे। यदि वह व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है तो निश्चित तौर से दूसरे व्यक्ति की भी आज़ादी सुरक्षित रहेगी और उसका भी आज़ादी क्या होगी, सुरक्षित रहेगी। किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न हो और वह समान अवसर उसे भी उपलब्ध हो जिसमें वह क्या कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और उसे अपने स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। यही बात हेरोल्ड जे लॉस्की की इतनी रही है। अब आपसे प्रश्न जो है जो पूछे भी जाएंगे वह ज़्यादातर आपके हेरोल्ड जे लॉस्की को ये पूछा जाएगा कि हेरोल्ड जे लॉस्की के जो विचार हैं वह नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किस पुस्तक में है, तो अथॉरिटी इन दी मॉडर्न स्टेट। अथॉरिटी इन दी मॉडर्न स्टेट का पब्लिकेशन क्या है, तो 1918 है। उसकी थोड़ी थोड़ी जो सकारात्मक अवधारणा है वह किस में मिलती है, तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में मिलती है, लिबर्टी इन दी मॉडर्न स्टेट में मिलती है। किसने जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया है, लॉस्की ने इन 3 प्रकार की स्वतंत्रता में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता किसकी बात किया है। किसने उद्योग में आर्थिक लोकतंत्र की बात किया है, आर्थिक सुरक्षा की बात किसने किया है, योग्यता के अनुसार अर्थ निर्धारण करने की बात किसने किया है। यही तथ्य जो है लॉस्की से स्वतंत्रता के संदर्भ में आपसे परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। यही बात हमको लॉस्की का एकदम समझ के रखना है कि ये सारी बातें जो है हमको समझना है, ठीक है। अब इसके बाद से जो है जो अगला विचारक है वह है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन, टी.एच. ग्रीन, टी.एच. ग्रीन ऐसे विचारक हैं जो स्वतंत्रता के सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार करते हैं। स्वतंत्रता की सकारात्मक, स्वतंत्रता के सकारात्मक, स्वतंत्रता के सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार करते हैं। सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार करते हैं। को स्वीकार करते हैं और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशंस का प्रकाशन नहीं दिया है तो उससे कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पुस्तक का नाम होने से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसी में जो है ग्रीन ने अपनी स्वतंत्रता के सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया। ग्रीन के सकारात्मक अवधारणा, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा जो दिया है, इस पे 2 महत्वपूर्ण विचारकों का प्रभाव रहा है, जिसके प्रभाव में आकर उसने अपने विचार को दिया है। वह 2 महत्वपूर्ण जो विचारक हैं जो प्रभाव डाला हुआ है इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट और दूसरा है हीगल। कांट स्वैच्छिक नैतिकता की बात करता है, स्वैच्छिक स्वतंत्रता और यह सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वैच्छिक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। स्वैच्छिक स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है और नैतिक प्राणी होने के नाते वो किसी भी नियम कानूनों के बंधनों से वो वंचित रहता है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों से परे होता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता जो हीगल की है वह यह बात बताता है कि जो राज्य के विधि और विधान होते हैं वह मनुष्य के रेशनल, मनुष्य की जो बुद्धि होती है उससे कहीं ज़्यादा विवेकवान होता है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा विवेकवान की जो नियम होती है, जो कानून होते हैं, वह मनुष्य के विवेक से ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए राज्य के बनाए हुए जो नियम कानून है उसको पालन करते हुए व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का
अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करता, अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करता। इन्हीं की इन दोनों अवधारणाओं को ग्रीन ने स्वीकार करते हुए व्यक्ति के नकारात्मक अवधारणा को इनकार करता। उसका ये मानना है ग्रीन का कि जो स्वतंत्रता का अर्थ इस रूप में लोग लेते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का अभाव या राज्य का व्यक्ति के जीवन में कोई हस्तक्षेप न हो, ये या व्यक्ति द्वारा मनमानी कार्य करने की आज़ादी। कहा कि ये जो दो अवधारणाएं हैं, इन दोनों अवधारणाओं से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। स्वतंत्रता का मूल अर्थ और मूल उद्देश्य क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास करना। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यदि यह है कि किसी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव या मनुष्य द्वारा मनमानी करने की आज़ादी, तो इन दोनों बातों से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इन सब बातों से उच्च श्रृंखलता मतलब अनुशासनहीनता और नियंत्रण विहीन की स्थिति से व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रतिबंधों को स्वीकार करता है, नियंत्रण को स्वीकार करता है। मनुष्य की बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन गतिविधियों को राज्य के माध्यम से रोक करके उनको आज़ादी की तरफ ले जाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है जिनको बिना सपोर्ट किए, बिना सहयोग किए वो अपने स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं कर सकते या स्वतंत्रता की वो प्राप्ति नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सहयोग के रूप में या सामाजिक तत्वों को नियंत्रण करने के रूप में राज्य के नियम कानून का प्रतिबंध और नियंत्रण होता है ताकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को क्या कर सके, अपने स्वतंत्रता का उपभोग और उपयोग कर सके। इसलिए ग्रीन के जो विचार हैं उसको नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में न रख के सकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रखा गया। ग्रीन का मानना यह है कि जो स्वतंत्रता है इसका मतलब यह है कि किसी निश्चित कार्य को करने की स्वतंत्रता का तात्पर्य, स्वतंत्रता का तात्पर्य किसी निश्चित कार्य को करने की क्षमता। निश्चित कार्य को करने की क्षमता कोई वो स्वतंत्रता करता है। अब निश्चित कार्य क्या है? निश्चित कार्य वह हो सकते हैं जो राज्य के या समाज की विधि विधानों के द्वारा उचित ठहराया गया हो, जिसे समाज सही ठहराता, उस कार्य को करने की क्षमता और आज़ादी होनी चाहिए ताकि व्यक्ति क्या करे, ताकि व्यक्ति वह स्वतंत्र हो सके। और इसी कार्य को करने के संदर्भ में वह कई सारे उदाहरण भी देता है। जैसे वो बताता है कि यदि विद्यार्थी से पूछा जाए कि उसकी आज़ादी क्या है, तो वह क्या कहेगा कि हमें जो है अपने विद्यालय में जाके अपने मन के तरीके से काम करना या परीक्षा भवन में बैठ के नकल करके अपनी परीक्षाओं में पास होना, ये उसके लिए आज़ादी हो सकती है। लेकिन ग्रीन कहता है कि इस प्रकार का विद्यार्थी के मनोभाव से उसकी आज़ादी व्यक्त नहीं होती है और ना ही ये कार्य जो कर रहा है उससे उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। बल्कि क्या होगा कि विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए वह बहुत मन और लगन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करे और अध्ययन करने के माध्यम से वह क्या करे, अंकों की प्राप्ति कर पाए। यह प्रेरित करना और उसे बाध्य करना ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करे, यही उसकी मूल स्वतंत्रता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अर्थ विनाश से नहीं है, स्वतंत्रता का अर्थ कहीं ना कहीं किसी न किसी निर्माण से है और वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में तभी सहायक हो सकता है जब उसके उन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगाया जा सके जो कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं के विरुद्ध और विपरीत हो। उसी तरीके से एक उदाहरण और देता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मजदूर है, वह अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए या अपनी मांग को मनवाने के लिए
हड़ताल, तोड़फोड़, इन तरह की गतिविधियों का अनुसरण करता है और कहे कि वह हम आज़ाद हैं, हमारी आज़ादी इसी में है कि हमको इस तरह कार्य को करने के लिए छूट दिया जाए, तो ग्रीन का मानना है कि इस तरीके की आज़ादी की मांग करने वाले जो मजदूर होते हैं और इसको जो स्वतंत्रता बताते हैं, तो यह उनके लिए स्वतंत्रता नहीं, बल्कि उनके लिए स्वतंत्रता वह है जो उत्पादकता को बढ़ा करके, उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके, आर्थिक समृद्धि को और बढ़ा करके अपनी स्थिति को और ऊंचा करना, यही उनका क्या है, यही उनकी स्वतंत्रता है। अर्थात स्वतंत्रता कहीं न कहीं व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में साधक है, न कि किसी न किसी प्रकार की परेशानी और विनाश में के लिए कारगर है, ऐसा नहीं है। तो स्वतंत्रता का मूल अर्थ राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करना और कहीं न कहीं मनुष्य के सामाजिक जो प्रवृत्तियां हैं उसका निर्माण करना। स्वतंत्रता को व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से न देख के बल्कि सामाजिक के संदर्भ में भी देखना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, मनुष्य के कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करता है। इसलिए यह इस बात को समझना होगा कि मनुष्य जो है उसी कार्य को उसी तरीके से करे जिससे कि दूसरे के कार्यों को कोई प्रतिबंध या किसी प्रकार का कोई दबाव न हो। ठीक है, अब इसका यह भी मतलब है कि जैसे मान लीजिए शक्तिशाली व्यक्ति है, वह निर्बल को सताकर अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय करे, तो इसको भी स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें उस नकारात्मक अवधारणा को अस्वीकार करना होगा जो स्वतंत्रता के संदर्भ में व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अर्थ में उसको समझते हैं। इसको सामाजिक संदर्भ में, समानता के अर्थ में और नैतिकता के अर्थ में ही समझ के हम स्वतंत्रता के सही अर्थों को समझ सकते हैं। नहीं तो स्वतंत्रता का सही अर्थ निर्माण में नहीं, व्यक्तित्व के निर्माण में न होके व्यक्तित्व के विनाश में आ जाएगा। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का मूल अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का मूल अर्थ ग्रीन के अनुसार है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो सके, मनुष्य समाज के कल्याण में वह वृद्धि कर सके। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग स्वतंत्रता के संदर्भ में टी.एच. ग्रीन और हेरोल्ड जे लास्की के विचारों को पढ़ा। आगे एक और विचारक है बोसांके, जिसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी राजनीतिक विचारक हैं, जैसे आपका जो है रॉबर्ट नोजिक हैं, हेयक हैं और फ्रीडमैन हैं, इन सब विचारों को पढ़ने के बाद स्वतंत्रता के चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। उसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ा जाएगा। आपसे हमारी यह विनम्र निवेदन है कि आपको बीच बीच में काफ़ी वीडियो जो मिले हैं रुक कर मिले हैं, कंटिन्यू नहीं मिले हैं। इसके लिए बहुत बड़ी खेद है, परेशानी भी है, लेकिन इतना मैं आश्वस्त करता हूँ, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जो क्लास जो स्टार्ट हुई है पूरा अंत तक जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन अंत करेंगे, पूरा का पूरा यूनिट पढ़ाएंगे। ये पूरा हमारा आपके साथ आश्वासन है। और आप जो है विश्वास के साथ अन्य साधनों को पढ़ते हुए हमारे इस वीडियो को भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए। निश्चित तौर से आपकी तैयारी में इसका लाभ रहेगा, इसका योगदान रहेगा। बाकी जिनको व्यक्तिगत रूप से यदि कोई समस्या हो तो फ़ोन करके हमें हमारे कॉलेज पर मिल करके या हमारे ऑफिस पडरौना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पडरौना में मिल करके भी उसका समाधान आप कर सकते हैं। कुछ और सारे बातें हम लोगों ने कहा है कि महत्वपूर्ण जो है कुछ प्रश्न का कलेक्शन दिया जाएगा। क्या कहते हैं कि ऑफलाइन नहीं, जो ऑनलाइन क्लास है तो इसको भी चलाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, ये सब भी किया जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी बहुत लंबा क्लास है ये, तो उसको किया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत मनोयोग से पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।